हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, आज 1 अगस्त की डेली विज़न के करंट अफेयर्स आ गए हैं। तो गाइस, हमने जुलाई के सारे डेली करंट अफेयर्स कवर किए हैं। 8 जुलाई से हमने स्टार्ट किए थे। तो अब जब भी जुलाई की मंथली मैगज़ीन अपडेट होएगी तो देखना बहुत ईजी हो जाएगा आपका उसके लिए पढ़ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मंथली मैगज़ीन पढ़ें, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा ही होगा। एक्स्ट्रा स्टैटिक पार्ट काफ़ी उसमें इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं आपको सजेशन दूँगी कि आप उसको पढ़ें। तो चलिए आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ ऑन लेबर सबमिट्स रिपोर्ट ऑन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019। देखो क्या होता है, देखो कमिटीज़ पार्लियामेंट की 2 तरह की कमिटीज़ होती हैं। एक स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, एक एड हॉक कमिटीज़ होती हैं। स्टैंडिंग कमिटीज़ वो होती हैं जो परमानेंट हम हर साल के होते हैं, परमानेंट उन्हें बैठाते ही बैठाते हैं। एड हॉक कमेटी क्या होती हैं, जब हमें लगता है कि हाँ यार ये कुछ बिल है, ये इस कमेटी को रेफ़र करना चाहिए, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस कमेटी को क्या कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है। स्टैंडिंग कमेटीज़ होते हैं परमानेंट इन नेचर में होती हैं। जैसे इसमें आपकी एस्टीमेट कमेटी हो गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गया, ठीक है, या फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होगी। तो ये कुछ क्या स्टैंडिंग कमेटी है। अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों थी। देखो जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है ना, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में। फिर इसको केस में स्टैंडिंग कमेटी के पास रेफर कर दिया था किसने, स्पीकर ने। जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, इसने 9 लॉज को रिप्लेस किया था रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी, इंक्लूडिंग जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। सोशल सिक्योरिटी रेफर किया है कि आपको, ताकि इंश्योर रहे कि हम ऐसे मेथड्स, ऐसी स्कीम्स लाएं जिस वजह से वर्कर जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ केयर अच्छी रहे, और हम ऐसे प्रोविज़न बना सकें ताकि वर्कर्स को अपनी इनकम की क्या रहे, सिक्योरिटी रहे। ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द 4 कोड दैट अमलगमेट 44 एक्ट्स पर्टेनिंग टू लेबर इशू। आपको पता है इसके अलावा भी लेबर्स में 4 और लॉज हैं, जैसे एक तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हो गया, कोड ऑन वेजेस भी है, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी है एंड हेल्थ, और कोड ऑन वर्किंग कंडीशन, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन भी है। इसके अलग ये 3 अलग अलग कोड हैं, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। गाइस, अगर आप मेरी PT 365 इकोनॉमी के मैगजीन देख रहे होंगे तो हमने उसमें आज ही ये कवर किए हैं सारे के सारे कोड्स। ठीक है। अब पैनल ने क्या सजेशन दिए, पैनल ने ये सजेशन क्या किया, सोशल सिक्योरिटी का जो डेफिनेशन है उसको मॉडिफाई किया और बोला कि अब क्या है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन है ऑन सोशल सिक्योरिटी, उसके लाइंस पे हम क्या करेंगे, सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन को लेके जाएंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी बी मॉडिफाइड टू मेक इट इन द लाइन विद ILO कन्वेंशन ऑन सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड 1952। ठीक है। इन्होंने किया है डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय को एक्सपेंड किया है, और इसमें क्या किया है, हर एक सॉर्ट ऑफ वर्कर्स को क्या किया है, इंक्लूड किया। जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स या जो आशा वर्कर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया। क्लियरली मेंशन किया स्टेटस ऑफ गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। देखो एक गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो किसी कंपनी में टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं, और प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो ऑनलाइन किसी जो साइट्स हैं उनसे जुड़े होते हैं। जैसे अमेज़ोन के डिलीवरी बॉयज़ हो गए, या उबेर या ओला के ड्राइवर्स हो गए, तो वो क्या होते हैं, वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं। तो उनके स्टेटस को भी इसमें मेंशन किया। डिटरमाइन द वेज थ्रेशोल्ड थ्रू एन ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ वेजेस इंडेक्सेशन विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पीरियडिकली। आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, पीरियडिकली रिलीज होता रहता है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो इनके वेजेस को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर रनिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एनरिच्ड इन द कोड। कोड में जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम चल रही हैं इन वर्कर्स के लिए, हमें उसका कहाँ से उसके लिए जो फंड्स आ रहे हैं उस सोर्स को भी हमें क्या करना है, मेंशन करना होगा। तो गाइस यही थी जो सजेशन इस पैनल ने दिए थे। ठीक है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। US यूरोपियन यूनियन अदर क्वेश्चंस इंडिया ऑन यूजिंग WTO पीस क्लोज। अभी क्या है, USA और यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, WTO को बोला है कि इंडिया ने क्या किया है, जो WTO पीस क्लोज है उसे क्या किया है, वायलेट किया है। कैसे वायलेट किया है, राइस पे क्या है, जो अपनी सब्सिडीज़ दी है ना, चावल पे जो सब्सिडीज़ दी है वो उसकी लिमिट क्या कर दी है, इंडिया ने क्रॉस कर दी है। ठीक है। तो इस वजह से US और यूरोपियन ने क्या किया है, WTO में इनके लिए बोला है कि भी इन्होंने वायलेट किया इंडिया ने। ठीक है। गाइस ये लास्ट ईयर भी करंट अफेयर्स में थी, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलो इसकी पूरी न्यूज़ हम पढ़ते हैं। इंडियाज मिनिमम सपोर्ट प्रोग्राम फॉर राइस इज अंडर स्क्रूटनी at the WTO with the US and European challenging the increase in subsidies beyond the ceiling limit। अभी जो ये केस है ना वो WTO क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ठीक है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन और US ने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि भी इंडिया ने क्या किया, अपनी जो सीलिंग लिमिट्स हैं उससे ज़्यादा क्या किया, सब्सिडीज़ दी हैं। अर्लियर इंडिया ने पहले भी पीस क्लोज को इन्वोक किया था, मतलब तोड़ा था, जब एज इट इन्फॉर्म WTO दैट इट हैज़ एक्सीडेड द सीलिंग ऑन सपोर्ट इट कैन ऑफर फार्मर्स फॉर राइस फॉर द मार्केटिंग ईयर 2018-19। ठीक है। उस वक्त भी इसने क्या किया था, मतलब ज़्यादा जो सपोर्ट देनी चाहिए थी उससे ज़्यादा सपोर्ट देके, मतलब कि सीलिंग्स के ज़्यादा सब्सिडीज ज़्यादा देके क्या किया था, पीस क्लोज को इन्वोक किया था।
देखो जो WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, जो WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है या फिर जो उसके अंडर जो पीस क्लोज है वो एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल में ये है कि सिर्फ 10% आप सब्सिडी दे सकते हो जो भी आपका प्रोडक्शन है। सपोज़ करो आपका 100 करोड़ की अगर आपका क्या है क्रॉप आई है, फसल उगी है, तो इसमें से आप 10% सब्सिडी, मतलब कि सिर्फ 10 करोड़ ही सब्सिडी दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दोगे। अगर आपने इससे ज़्यादा दी तो इसका मतलब आपने पीस क्लोज को क्या किया, वायलेट किया। ठीक है, तो यही बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो यही मोटी मोटी बात थी। अब इसी को हम पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, इंडिया ने प्रोवाइड किया सब्सिडीज़ वर्थ under WTO agreement on agriculture, developing countries can spend up to de minimis level, that is a 10% of the total value of the agriculture production on price support measures, minimum support price and input subsidy taken together। भाई जो भी आपका क्रॉप का जो प्राइस प्रोडक्शन हुआ है उसमें सिर्फ 10% क्या कर सकते हो, आप उन्हें स्पेंड दे सकते हो। ठीक है, इंडिया ने क्या किया, सब्सिडीज कितनी प्रोवाइड किया, $5 बिलियन टू द राइस फार्मर्स अगेंस्ट राइस प्रोडक्शन वर्थ $43.67 बिलियन। मतलब जो राइस प्रोडक्शन है $43.67 बिलियन की हुई, लेकिन इंडिया ने कितनी सब्सिडी दी, $5 बिलियन, जबकि कितनी देनी चाहिए थी, पीस क्लोज के अकॉर्डिंग $4.367 बिलियन देनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब उसने कितनी दी है, 11.4% सब्सिडी दी है, जबकि मिनिमम आप कितनी दे सकते हो, 10% ही दे सकते हो। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है, जो अपना पीस क्लोज है उसे कहीं ना कहीं क्या किया, वायलेट किया है। ठीक है, हैंस एक्सीडिंग द लिमिट, तो लिमिट एक्सीड करती। पीस क्लोज क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है। फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम, प्रोक्योरमेंट का होता है कि आप परचेजिंग, जो आप परचेज करना। ठीक है, पीस क्लोज एक्चुअली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज फूड परचेज प्रोग्राम अगेंस्ट एक्शन फ्रॉम WTO मेंबर्स इन केस सब्सिडी सीलिंग्स आर ब्रीच। ठीक है, अभी क्या है, 2013 में जो बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मेंबर्स ने एग्री किया था ऑन एन इंटरिम बेसिस, मतलब कि टेम्परेरी बेसिस पे कभी जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स में अगर किसी ने गलत, मतलब कि अगर ये ट्रेड डिस्टोरिंग डोमेस्टिक सपोर्ट को ब्रीच भी कर दिया, तोड़ भी दिया, तो उसे लीगली चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये 2013 में बोला था। ठीक है, इंडिया पहली कंट्री है जिसने पीस क्लोज को इन्वोक किया। ठीक है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया पहली कंट्री है जिसने पीस क्लोज को इन्वोक किया। बाकी पूरा न्यूज़ क्या ही है, मैंने आपको बता ही दिया कि उसने अपनी सब्सिडी की लिमिट जो वो बढ़ा दी थी, जिस वजह से USA और यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, WTO में इस बात को रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक 100 डेथ एनिवर्सरी अभी आज बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। केशव गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं, वो पहले लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। ये एक्सट्रीमिस्ट थे, आपको पता है, हमारे मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट थे। ये एक्सट्रीमिस्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये बिपिन, आपको पता है, लाल बाल पाल, तो इनको सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता था, बिपिन चंद्र पाल जो बंगाल के थे, और लाला लाजपत राय जो कि पंजाब के थे। तिलक को हम फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट भी बोलते थे। ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स ने इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था। इवन इनके अगेंस्ट जब इनको इंडियन अनरेस्ट बोला था, एक्चुअली एक वैलेंटाइन नामक एक बंदा था ब्रिटिश का, उसने एक किताब लिखी थी इन पे, और उसमें लिखा था कि जो बाल गंगाधर तिलक है वही इंडियन अनरेस्ट का क्या है, कोज है। तो इस वजह से तिलक ने इनके अगेंस्ट क्या किया था, केस भी फाइल किया था, तो वो वहाँ पे उनके जाके लड़े भी थे। ठीक है, तो ये एडिशनल मैंने आपको नॉलेज दे दी है, बस और कुछ नहीं किया। ये इन्होंने क्या स्वराज और सेल्फ रूल की बात करी थी। एंड वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने बहुत अच्छे से अपना रोल निभाया था। इन्होंने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे, गणेश चतुर्थी, शिव जयंती, ताकि यूनिटी को क्रिएट कर सकें और एक जो नेशनल स्पिरिट की भावना लोगों में जगा सकें। वाइल जवाहरलाल नेहरू इन्हें फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन बोलते थे, महात्मा गांधी डिस्क्राइब करते थे तिलक क्या है, मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा चलाए गए, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया होम रूल लीग, आपको पता है 1916 में, अलॉन्ग विद एनी बेसन। ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी क्रिएटेड इन 1884। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो कि 1884 में क्रिएट की थी, उसके ये फाउंडिंग फादर भी हैं। इनका एम यही था कि हम किस तरह जो आम आदमी उनको एजुकेट कर सके इंग्लिश में। कुछ इन्होंने न्यूज़पेपर भी, जो वीकली न्यूज़पेपर नेमली केसरी जो मराठी में आता था और महाराता वो इंग्लिश में आता था, बुक इन्होंने कुछ जो लिखी है, जो गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द वेदर, ये कुछ इनके द्वारा बुक्स लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन हाई लेवल ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सबमिट्स रिपोर्ट। ठीक है, अभी क्या है, जो हाई लेवल ग्रुप है वो सेटअप किया था ताकि हम क्या कर सकें, टू रिकमेंड मेजरेबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव फॉर स्टेट टू एनकरेज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स एंड टू प्रमोट क्रॉप्स टू इनेबल हाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो, ये जो हमने हाई लेवल ग्रुप बताया था उसका एम यही था कि किस तरह हम जो अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें बढ़ा सकें, और जिन क्रॉप्स के लिए हम बाहर से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है और उन्हें कहीं ना कहीं क्या कर सकें, सब्स्टिट्यूट कर सकें। ठीक है, क्योंकि अब हम अपने एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उगाएंगे तो हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उन्हें कब क्या कम कर सकेंगे। ठीक है, उन पर हम कम डिपेंडेंट रहेंगे
तो इसीलिए हमने ये जो हाई लेवल ग्रुप है उसको बैठाया था। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या है, देखो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, जो अभी हमारा $40 बिलियन है वो $70 बिलियन हो जाएगा विद इन फ्यू ईयर। इसी वजह से क्या होएगा, 7 से 10 मिलियन जॉब्स भी क्रिएट होएंगी और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी जाएगी, $8 से $10 बिलियन की हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छा लगाना है, हमें प्रोसेस और डिमांड इनेबल्स को अच्छा करना होगा। रिकमेंडेशन क्या की है कि हमें 22 क्रॉप वैल्यू चेन पे फोकस करना होगा। जो आपको पता है भी, गवर्नमेंट 22 से नहीं 24 क्रॉप्स पे क्या देती है, आपको MSP देती है, तो उन 22 क्रॉप से आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, सोल्व वैल्यू चेन क्लस्टर्स होलिस्टिकली विथ फोकस ऑन वैल्यू एडिशन। देखो हमें वैल्यू चेन जैसे उसको डेवलप करना होगा। देखो वैल्यू चेन का मतलब क्या है, जैसे आपका कहाँ जैसे रॉ मटेरियल से कहाँ तक, मतलब कि फूड प्रोसेसिंग तक आपको करना है या जो एक्सपोर्ट तक है ना, उसके जो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से आपको करना है, इंप्रूव करना है। हमें एक स्टेट लेड एक्सपोर्ट्स प्लान बनाने पड़ेंगे, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को क्या करना है, उनको पार्टिसिपेट कराने का। और ये जो स्टेट लेड एक्सपोर्ट प्लान है ये सेंटर इनेबल करेगा इन्हें। प्राइवेट सेक्टर जिसमें बहुत अच्छा प्ले रोल करेगा, क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा या फिर इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा। हमें क्या करना है, फंडिंग करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फंडिंग चाहिए, तो वो फंडिंग कौन कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उनके थ्रू हम फंडिंग कर सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ पैसा एलोकेट करेगा या फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा। सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 में। इसका एम यही था कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को डबल करें 2022 तक, क्योंकि $30 बिलियन थे, अब हमको $60 बिलियन करना चाहते हैं 2022 तक। हमें अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सीफाई करना। डाइवर्सीफाई का मतलब क्या है, अगर आज हम 10 आइटम्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो हम चाहते हैं 10 से 15 आइटम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो परस्यूइंग मार्केट एक्सेस, ज़्यादा मार्केट में पहुंचाएं हम, इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल वैल्यू चेन, और हमने अपने जो हमारे जो आइटम्स हैं उन्हें ग्लोबली वैल्यू चेन के साथ क्या करें, इंटीग्रेट करें। तो ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि फाइनेंस कमीशन के जो हाई लेवल ग्रुप थे उसने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पे अपनी रिपोर्ट में क्या क्या सबमिट किया है। चलिए अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलीज इज गाइडलाइंस फॉर अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। गाइस ये हम कुछ दिन पहले भी ये न्यूज़ में था। ठीक है, जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, किसके अंडर है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर है। देखो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका एम यही था कि हम 2022 तक हर एक बंदे को हाउसिंग प्रोवाइड कर सके, अर्बन रहने वाले, अर्बन एरिया में जो रहते हैं उन सबको हाउसिंग प्रोवाइड कर सकें। देखो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग क्या के एम यही है, ताकि जो इजीली जो अर्बन माइग्रेंट्स होते हैं, जो अर्बन एरिया में जो पुअर लोग रहते हैं वो इजीली वहाँ पे रह सकें, ताकि उन्हें अफोर्डेबल रेंट में हाउसिंग प्रोवाइड हो सके और अपने वर्क प्लेस के नियर, ठीक है, जहाँ वो काम करते हैं उससे क्लोज डिस्टेंस में वो उनको अपना घर मिल सके। गाइडलाइंस किया, देखो टारगेट बेनिफिशियरीज में कौन कौन है, हम किस किस को ये अफोर्डेबल हाउसिंग किस किस को हम देंगे, जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं ऑफकोर्स उन्हें देंगे, लो इनकम ग्रुप को देंगे, या फिर जो अर्बन माइग्रेंट्स हैं जो पुअर हैं। इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, लेबर हो सकती है, इंडस्ट्रियल वर्कर, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा पुलर, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा, ये सब इन लोगों को हम इंक्लूड करेंगे। अभी इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, दो मॉडल्स के थ्रू में इम्प्लीमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट फंडेड वैकेंट हाउस है, जो गवर्नमेंट के जो हाउसेज होते हैं, जैसे आपको पता है यार पुलिस लाइन्स होती हैं या फिर बहुत डिफरेंट जो गवर्नमेंट के हाउसेज हैं वैकेंट पड़े हैं, उन्हें हम क्या करेंगे अफोर्डेबल रेंटिंग हाउस कम्प्लेक्सेस में क्या कन्वर्ट करेंगे थ्रू PPP पार्टनरशिप और बाय पब्लिक एजेंसी। हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन और मेंटेन करेंगे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग का बाय पब्लिक प्राइवेट एंटिटीज ऑन देयर ओन वैकेंट एरिया। तो गवर्नमेंट के बाद जो लैंड खाली पड़ा है उसके ऊपर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, या फिर ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसे मेंटेन करेंगे और ऑपरेट लाएंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, फाइनेंस करेगी इस प्रोजेक्ट को, कंसेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस करेगी अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग फंड एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देखो इसमें क्या आएगा, जैसे जो भी अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा इस स्कीम में तो उन्हें क्या करेगा, उनको इनकम टैक्स से उनको GST में एग्जाम्पशन दे देगी गवर्नमेंट। टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट करेगी, मतलब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करा है या इनोवेशन वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करा है तो उसमें कुछ ग्रांट दे देगी, या फिर फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन। तो आपको समझ में आ गया, अगर जो भी प्राइवेट इन्वेस्ट करेगा इन अफोर्डेबल हाउसिंग फंड में तो किस तरह जो गवर्नमेंट है उन्हें क्या कंसेशन देगी, इनकम टैक्स या GST में एग्जाम्प्ट कर देगी, या फिर उन्हें एक इनोवेशन ग्रांट दे देगी। ठीक है, तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन all the statutory times notified planning areas and areas of development, special area development, industrial development authority। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखो गाइस, अब ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, देखो जब कोई भी कंपनी, सपोज करो मैं आपको, वैसे तो 3 तरह की रिसिप्ट होती हैं, ADR, GDR, IDR। ठीक है, जो ADR होती है, देखो सपोज करो अगर इंडिया की कंपनी है उसने अपने शेयर्स बेचने हैं, ठीक है, अगर तो वो USA में जाके बेचेगी, अगर वो USA में बेची जाएगी तो वहाँ पे वो ADR इशू करती है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट।
अगर वो यूरोपियन यूनियन में जाके बेच रही है, यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ वो करेगी GDR इशू करती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके अपने शेयर बेचना चाह रही है तो वो क्या इशू करती है, तब वो इशू करती है IDR, दैट इज़ द इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या करती है, इशू करती है। तो यही इन्होंने बताया। देखो IDR एक इंस्ट्रूमेंट होता है डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी अगेंस्ट द अंडरलाइंग इक्विटी ऑफ इशूइंग कंपनी। ठीक है, जो भी कंपनी इशू कर रही है शेयर, उसके अंडर वो करता है, ये IDR इशू करता है। जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी होता है वो कस्टेडियन होता है ऑफ ऑल द सिक्योरिटी जो रजिस्टर्ड होती है SEBI के तहत। अब क्या करता है, इसमें जो फॉरेन कंपनी कोई इनेबल करता है टू रेज फंड फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटी, इसमें करते हैं फॉरेन कंपनीज क्या करती हैं, वो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट से फंड इकट्ठा कर सकती हैं। पहले जो IDR इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में हुआ था। रिसेंटली जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था जो सिर्फ ओनली डोमेस्टिक डिपॉजिटरी था, उसने क्या कर लिया, IDR से अपने आप को डीलिस्ट कर लिया फ्रॉम इंडियन बोर्सेस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या है, हमने सोवरेन बॉन्ड पढ़े, गवर्नमेंट बॉन्ड पढ़े, है ना, एलिफेंट बॉन्ड्स पढ़े। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या है, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स यही है जो लोकल बॉडीज़ के द्वारा क्या जाता है, इशू किए जाते हैं। तो दे आर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द लोकल बॉडीज़ लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। लोकल बॉडीज़ के द्वारा इशू किए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई प्रोजेक्ट्स चाहिए जिसमें प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो जाके इन्वेस्ट करें, ताकि वो आगे जो लोकल बॉडीज़ हैं वो अपने कंस्ट्रक्शन वर्क्स में उसे यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द लोकल बॉडी लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये किस लिए यूज़ हो रहा है, ऑफकोर्स मनी हमें चाहिए पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे रोड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ब्रिजेस या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आर रीपेड फ्रॉम रिटर्न्स जनरेटेड बाय सच प्रोडक्ट्स और द टैक्स रेवेन्यू। अब इन्हें रेगुलेट कौन करेगा भाई, बॉन्ड्स तो रेगुलेट SEBI ही करेगा, तो वही रेगुलेट कर रहा है। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहले अर्बन लोकल बॉडी थी जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडिया में इशू करे थे। कब किए थे, 1997 में। ठीक है, तो मुझे तो बस ये इसमें एक ही इंपॉर्टेंट लाइन लगी, दैट इज द बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली अर्बन लोकल बॉडी थी। अब ग्राम उद्योग विकास योजना क्या है, ये अभी रिसेंटली अप्रूव की गई है, किसके द्वारा, MSME के द्वारा, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसका एम यही है कि जो वर्कर्स अगरबत्ती का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन आर्टिजन को हम बेनिफिट पहुंचा सकें और उनके लिए एक विलेज इंडस्ट्री डेवलप कर सकें। जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है वो इन लोगों को, इनके जो आर्टिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, उन आर्टिजन को असिस्ट करेगी जो इस एरिया में वर्क कर रहे हैं विद अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन। उन्हें मतलब कि अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन देंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कुम्हार को किस तरह इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था KVIC ने, उसी तरह अब वो क्या कर रहे हैं, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन इन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, अगरबत्ती आइटम को रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड इन द इम्पोर्ट पॉलिसी रख दिया। मतलब कि अगर अगरबत्ती का इंपोर्ट किसी और कंट्री से हो रहा है उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी डोमेस्टिक अगरबत्ती जो है ना उसको ज़्यादा बना सकें और उन्हीं को प्रमोट कर सकें। और इनकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना जो अगरबत्ती पे, वो भी बढ़ा दी, जो अभी 10% थी उसको 25% कर दी ऑफ राउंड बैम्बू स्टिक्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। ये ग्राम उद्योग विकास योजना एक्चुअली है किससे रिलेटेड, अगरबत्ती से रिलेटेड है। रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, वही आगे रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, टेलीविज़न सेट्स को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन कैटेगरी। जो आप TV देखते हो ना, LG, ठीक है, या सैमसंग के, इन सब TVs को क्या कर दिया इन्होंने, रेस्ट्रिक्शन कैटेगरी में रख दिया, ताकि हम क्या कर सकते हैं, इनकी शिपमेंट जो इतनी सारी यहाँ पे इंपोर्ट होता है उनके इंपोर्ट्स को कम कर सकें, क्योंकि एक तरह का ये नॉन एसेंशियल आइटम है। ठीक है, ये हमने क्यों किया, ताकि हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकें। ठीक है, और साथ में जो अपनी इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, उसको भी इंप्रूव कर सकें। किसी भी आइटम को अगर हम रेस्ट्रिक्टिंग कैटेगरी ऑफ इंपोर्ट्स में रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब जो उस कमोडिटी का इंपोर्टर है उसे अपने आप को रजिस्टर कराना होगा और लाइसेंस लेना होगा। कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा इंपोर्ट्स के। चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है TV सेट्स का इंडिया में, उसके बाद जो एक्सपोर्ट करता है वियतनाम, मलेशिया, हांगकॉन्ग एक्सेट्रा, ये करता है इंडिया में TV सेट्स को एक्सपोर्ट करता है। आगे करते हैं ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। देखो ये पायलट प्रोजेक्ट है जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया है मिज़ोरम में, ताकि जो एग्रीकल्चर की वजह से जो एमिशंस हो रहे हैं हम उन्हें रिड्यूस कर सकें और एक सस्टेनेबल वे में हम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर सकें। और जो स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका एम यही है कि जो 1,04,070 हेक्टर ऑफ एरिया है उसे हम क्या कर सकें, सस्टेनेबली लैंड और वाटर मैनेजमेंट के अंडर ला सकें। ये फंड किसके द्वारा किया जा रहा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा इसको फंड किया जा रहा है। देखो गाइस, ये फंड वाला जो कर रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जबकि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है वो इसकी नेशनल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं पोलर बियर्स। तो देखो गाइस, हमने कुछ दिन पहले हमने मंथली की जो जून की मैगजीन चल रही है एनवायरनमेंट के सेक्शन में पढ़ा था कि आर्कटिक आइस थोड़े साल बाद नहीं रहेगी, वो बिल्कुल पिघल जाएगी। तो एक स्टडी और आई है कि पोलर बियर्स कुड बिकम एक्सटिंक्ट बाय 2100। अब जब उनका हैबिटेट ही नहीं रहेगा तो वो भी तो कैसे रहेंगे। तो इसी वजह से ये बोला है कि पोलर बियर्स क्या हो सकते हैं, 2100 तक क्या हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है, अगर ग्रीन हाउस एमिशंस को हमने रिड्यूस नहीं किया।
क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, कार्बन एमिशन बढ़ रहे हैं, जिस वजह से जो आर्कटिक आइस है बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेल्ट हो रही है, जिस वजह से पोलर बियर्स के पास बहुत ही स्मॉल हैबिटेट्स रह जाएगा कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाएँ, ठीक है। पोलर बियर्स मेनली आर्कटिक सी में ही रहते हैं टू हंट फॉर सील्स एंड हैव लॉन्ग बीन अ सिंबल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। फिलहाल जो इसका IUCN में स्टेटस है वो क्या है, वल्नरेबल है। तो आपको गाइस पता होना चाहिए कि पोलर बियर का IUCN स्टेटस क्या है। BOT क्या है, देखो ये चाइना का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो अभी अभी रिसेंटली ऑपरेशनल हुआ है। ये जो BOT प्रोवाइड जो एक्यूरेसी दे रहा है ना, वो 10 सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी दे रही है। आप सोच सकते हो कितनी अच्छी एक्यूरेसी दे रहे हैं, जबकि जो USA का जो GPS है ना, वो भी जो एक्यूरेसी देता है वो 30 सेंटीमीटर की देता है। मोर देन 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान और जो कंट्रीज़ जो बेल्ट एंड चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की पार्ट है, वो ऑलरेडी इस सिस्टम को क्या कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं। और जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, रशिया का देखो ग्लोनास है, यूरोपियन का गैलीलियो है, USA का GPS है, जापान का QZSS है, इंडिया का IRNSS है। तो गाइस आपको इंडिया का तो कम से कम पता ही होना चाहिए। अभी एक नेविक भी आया था, ठीक है, वो भी GPS की तरह ही है। तो गाइस ये आज के करंट अफेयर्स हो गए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।